अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम। और स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक लेक्चर के बजाय एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि दिसंबर के एंड में एक नोटिफिकेशन आया था सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि UES के तहत एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब ये UES है क्या? यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन सिलेबस। और सिंध के तमाम बोर्ड्स में यकसा एग्ज़ाम इम्तहानी निज़ाम होगा। अब इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, सही है, इवन टीचर्स को भी कन्फ्यूजन है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि इन कुछ क्वेश्चंस का हम जवाब दे सकें, ठीक। और जो जैसे जैसे हमें अपडेट मिलती रहेंगी हम इसमें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि फ़िलहाल ये 9th और 10th पे अप्लाई होगा और मरहलावार फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पे आगे ये अप्लाई होगा नोटिफिकेशन के मुताबिक। तो अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये है क्या चीज़, यानी कि किस तरीके के क्या होगा, किस तरह क्वेश्चंस होंगे, क्या चीज़ होंगी। तो इसमें हम सबसे पहले आपको एक दो दिखाएंगे कि बेसिकली ये चीज़ें हैं क्या, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है, करिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, क्वेश्चंस को किस तरह कैटेगराइज किया गया है। ये हम आज के वीडियो में आपको समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो एंड तक हमारी वीडियो देखिएगा, वीडियो से जुड़े रहिएगा। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, ठीक। तो अब हम बाकायदा अपने स्लाइड्स का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स, असल में मेरा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, आपको पता है कि मैं फ़िज़िक्स के लिए, तो ये मैंने एक फ़िज़िक्स वर्कशॉप मुख्तलिफ़ जगहों पे कंडक्ट की थी, तो उसके हवाले से मैंने स्लाइड शो बनाया हुआ है ताकि आपको मैं बता सकूं कि क्या तब्दीली आने वाली है, कैसा होगा। अपने थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक। देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको करिकुलम और सिलेबस में फ़र्क पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को भी कि करिकुलम क्या होता है, कि ओवरऑल कंटेंट ऑफ द कोर्स होता है, यानी कि क्या क्या कवर करेगा, कितनी जगहों पे कवर करेगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये जैसे लाइट है, जैसे मैकेनिक्स है, जैसे फ़िज़िक्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये करिकुलम होता है कि किस में कौन कौन से चीज़ें आएंगी, ठीक, कौन कौन से पोर्शंस आएंगे, फ़िज़िक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज आएंगी, ये करिकुलम होता है। और उसमें कॉन्सेप्ट कवर्ड इन द कोर्स। अब जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन से कंटेंट आ रहे हैं उसमें फैराडेज लॉ पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा, उसमें जो है ये जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर को डिस्कस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये चीज़ हम सिलेबस में डिटेल में बता देते हैं। फिर ये सेकेंड है इट्स स्कोप ऑफ कोर्स, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो इट्स स्कोप ऑफ कोर्स का मतलब है कि ये सब्जेक्ट का बताता है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, और ये एक सब्जेक्ट है, करे सिलेबस एक सिर्फ सब्जेक्ट है। थर्ड है इट्स नेचर इज पर्सपेक्टिव, यानी कि ये एक ख्याल है, सही है, यानी कि एक ख्याल है कि यहाँ से ये करिकुलम है, स्टूडेंट को इतनी एबिलिटी होगी कि वो आगे जाके ये चीज़ें समझता होगा। और सिलेबस उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरह उन चीज़ों को सीखेगा, ठीक। करिकुलम का फोकस वाइड होता है और सिलेबस का नैरो होता है। वाइड और नैरो का मतलब करिकुलम एक बड़े हिस्से को, बड़े एरिया को कवर कर रहा होता है, जबकि सिलेबस सिर्फ उसकी डिटेल है, यानी कि उसका रास्ता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बहुत सारे रास्ते हैं, तो करिकुलम आपको सिर्फ बताएगा कि यहाँ से यहाँ जाना है, सिलेबस आपको बताएगा कि किस रास्ते से जाना है, कौन सा रास्ता ज़्यादा सूटेबल है। यानी कि जाहिर सी बात है, 9th का सिलेबस, 10th का सिलेबस, फर्स्ट ईयर का सिलेबस, ये अलग अलग जगहों से
जाएगा, अलग अलग तरीके से आएगा। सर करिकुलम हमेशा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाता है, सही है, और सिलेबस जो है वो एग्ज़ाम बोर्ड्स बनाते हैं, यानी कि जो बोर्ड जो है कराची बोर्ड, नवाबशाह बोर्ड, सक्खर बोर्ड और भी दीगर, यानी कि जो बहुत सारे बोर्ड्स हैं, ये एग्ज़ाम बोर्ड जो है वो सिलेबस बनाते हैं। इसी तरीके से करिकुलम जो है, जब तक कोर्स मौजूद है करिकुलम सेम रहेगा, लेकिन सिलेबस जो है वो हर साल के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टूडेंट्स को याद हो कि लास्ट ईयर रिड्यूस सिलेबस आया था, जो कि हर बोर्ड ने अलग अलग डिज़ाइन किया था, ठीक, तो वो एक साल के लिए होता है, हर साल के लिए सिलेबस नहीं होता। करिकुलम तमाम टीचर्स के लिए सेम रहता है कि आपने इस टॉपिक इन चीज़ों को कवर करना है, और सिलेबस जो है वो टीचर टू टीचर वेरी करता है। टीचर की अपनी मर्जी होती है कि उसको किस तरीके से उसकी डिटेल को बताए। तो ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि करिकुलम और सिलेबस भी आपको पता हो कि ये है क्या। अब सबसे पहले देखें, क्वेश्चंस का लेवल होता है। बेसिकली क्वेश्चन को 4 तरीकों में डिवाइड किया गया है। एक अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, पहला है रिमेंबरिंग, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है एप्लीकेशन और चौथा है हायर ऑर्डर या हायर एबिलिटी, ठीक। अब ये क्या है, देखें रिमेंबरिंग, आप अब तक देखें जितने भी पेपर्स होते थे वो ज़्यादातर रिमेंबरिंग के होते थे। आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि अब क्या, पहले क्या होता था, इस बाज़ जगहों पे ऐसा पढ़ाया भी जाता था कि पहले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर बुक में यहाँ से यहाँ तक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बुक में यहाँ से यहाँ तक है। छोटी क्लासेस में अभी भी कुछ जगहों पे ये प्रैक्टिस है, लेकिन ऐसा होता था, ठीक, हमें याद है, हमारे बचपन में तो होता था। तो अब वो जो था ना, वो क्या होता था, स्टूडेंट क्या करता था, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक है वो याद कर लेता था। लेकिन अब जो है वो क्या होगा कि 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, एक अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और लास्ट में हायर एबिलिटी। तो रिमेंबरिंग का भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि थोड़ी सी याददाश्त भी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, उसने टॉपिक को कितना समझा है, सही है। उसके बाद एप्लीकेशन, हो सकता है उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो या कैसे अप्लाई करना है उसको, जो समझा है उसने। और चौथा हायर एबिलिटी, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि उनने जो सीखा है उसमें कोई तब्दीली अगर आ जाए तो वो टॉपिक को किस तरह एक्सप्लेन करेगा। तो ये मैंने एक छोटे सा बनाई हुई है स्लाइड्स। अब हम स्लाइड्स की तरफ देखते हैं दोबारा कि पहले जगह कॉग्निटिव डोमेन, वही वाली बात है कि आपको पता हो कि रिमेंबरिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, हायर एबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ठीक। तो सब लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन क्या है, 6 हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। अब देखें जो क्वेश्चंस यहाँ पे डिज़ाइन करने हैं, रिमेंबरिंग के, अंडरस्टैंडिंग के, अप्लाइंग के, और तीनों को एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वो प्लेयर्स हैं, सब लेवल्स हैं। लेकिन इसमें जो है हम क्या करते हैं कि एक ही हायर एबिलिटी इसको दे दिया गया, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग में एनालाइजिंग भी आ जाएगी, इवैल्यूएटिंग भी आ जाएगी और क्रिएटिंग भी आ जाएगी। इस किस्म के क्वेश्चन होंगे तो वो हायर एबिलिटी के होंगे। अब फॉर एग्जांपल रिमेंबरिंग, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हमने याद करनी है, कौन कौन सी कोई चीज़ डेफिनेशन है या किसी के बारे में सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट रिकॉलिंग द फैक्ट, इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम मेमोरी से। अब इसमें अगर क्वेश्चन बनाने वाला होगा तो वो क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकता है, वो नेम, स्टेट, डिफाइन, आइडेंटिफाई, नो, सेलेक्ट, रिकग्नाइज, ये कीवर्ड्स हैं, ये सैम्पल वर्ब्स हैं कि ये अगर मौजूद होंगे तो इट मीन्स ये रिमेंबरिंग का क्वेश्चन है।
और इसका जवाब भी, इसका जो आंसर है वो भी आपने याददाश्त के मुताबिक देना है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बताया हुआ है कि डिफाइन फिजिक्स से रिलेटेड, मैं ये याद रहे, बाकी ये हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होगा, लेकिन फिजिक्स से रिलेटेड डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जिस स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद होगी वो इसका जवाब आंसर लिख देगा। ठीक। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पहला तो है कि टॉपिक याद भी है कि नहीं है, दूसरा ये है कि उसने टॉपिक को कितना समझा हुआ है। अब उसमें जो है वो यानी कि कितना समझा हुआ है, क्या मतलब है कि अगर वो दो चीज़ों को कंपेयर कर सकता है, दो चीज़ों को एनालाइज कर सकता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है आपके सामने स्लाइड में, द स्टूडेंट्स इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्रायर लर्निंग, यानी कि पिछली जो उसने सीखा है उसके मुताबिक वो इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरप्रेट कर सकता है, यानी कि बता सकता है कि हाँ मैंने क्या सीखा है। ठीक। और इसके सैम्पल वर्ब्स अगर क्वेश्चन बनाने वालों के लिए समराइज, ट्रांसलेट, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट, कन्वर्ट, डिस्टिंग्विश, प्रिडिक्ट, ये अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो ये अंडरस्टैंडिंग के। अब फॉर एग्जाम्पल नीचे एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, लेकिन अगेन सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट फिजिक्स है, मैं किसी और सब्जेक्ट की एग्जाम्पल इतनी नहीं देना चाहता। तो ये है एक्सप्लेन व्हेन टू करंट कैरिंग वायर्स रिपेल ईच अदर। क्या मतलब हुआ? एक्सप्लेन व्हेन द टू करंट कैरिंग वायर रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या लिखना है, लेकिन इसमें सिंपल ये लिखना है कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम होती है और वो अट्रैक्ट करते हैं, और अगर ऑपोजिट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपोजिट है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिर्फ ये लिखना है कि करंट की डायरेक्शन से। तो अब इसका मतलब है कि उसने समझा हुआ है इस टॉपिक को, तो वो बता सकता है कि करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होती है, क्यों होती है, क्या है। इसीलिए मैंने ज़्यादातर जो क्वेश्चन रखे वो एक ही फील्ड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन से। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाइंग, यानी कि अब एप्लीकेशन है, यानी कि कोई न्यूमेरिकल है, सही है, कोई न्यूमेरिकल है, कोई जो है वो उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो यहाँ पे भी तो इस अब ये क्या कह रहे हैं, द स्टूडेंट्स सेलेक्ट, ट्रांसफर एंड यूज द डाटा टू कंपेयर अ प्रॉब्लम ऑफ और टास्क, यानी कि डाटा को इस्तेमाल करना आना चाहिए कि उस डाटा की मदद से हम उसको नॉर्मल ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल में आ जाएगा कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 2.5 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 2.5 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब हमें पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कैसे निकाल सकते हैं, ये स्टूडेंट को एक अप्लाई करना इससे आ जाएगा। ठीक। अगेन याद है कि फ़िलहाल ये 9th-10th के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक। अब इससे आगे जो है सब लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डिमेंड्स 3 है, एनालाइजिंग है, उसके बाद इवेल्युएटिंग है और क्रिएटिंग है। तीनों को जो है फिलहाल हाई HA यानी कि हायर एबिलिटी, हायर ऑर्डर में डाला हुआ है। यानी कि अब स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम होगा, क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। अब क्रिटिकल थिंकिंग से क्या मतलब है कि स्टूडेंट को टॉपिक याद है, यस, समझा हुआ है, यस, अप्लाई करना जानता है, यस, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई नई चीज़ आ जाए, तो अब स्टूडेंट क्या करेगा, वो कहलाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कहलाते हैं हायर एबिलिटी के। अब इसमें देखें तो हमने कहा पहले लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट डिस्टिंग्विश क्लासिफाइज, आपके पास स्क्रीन में आ रहा होगा, द स्टूडेंट डिस्टिंग्विश क्लासिफाई एंड रिलेट्स द assumptions evidence of structure of statement or question,
यानी कि स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा, रिलेट करेगा दो कॉन्सेप्ट्स को, दो अजम्पशंस को, दो एविडेंस को, वो क्या करेगा, कंपेयर करना उसको आ जाए कि किस कंबाइन करना आ जाए। ये उसका एक यानी कि स्टूडेंट के लिए एक नई चीज़ है, हायर ऑर्डर, जो यहाँ पे इंक्लूड होने जा रहा है इंशाल्लाह। और इसमें सैम्पल वर्ब्स क्या होंगे, फिजिक्स से रिलेटेड, एनालाइज, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, सेपरेट। ये अच्छा, सैम्पल वर्ब्स तो जनरल है, लेकिन मैं एग्जाम्पल सिर्फ फिजिक्स की बनाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, कंपेयर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल व्हेन बोथ आर एंटर्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, स्टूडेंट को अगर ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है और अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, और अल्फा में इसका डबल चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो अब ये स्टूडेंट बताएगा कि वो जब एंटर होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स का मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। और डायरेक्शन भी बताएगा कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो अगर कहीं और जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सर्कल में घूमेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। ये स्टूडेंट को एक क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि उसने टॉपिक को अगर पूरी तरीके से समझा हुआ है तो वो इसका आंसर दे सकता है। इसी तरीके से इवेल्युएटिंग है कि स्टूडेंट्स असेस कर रहा है, ये भी हायर ऑर्डर में ही आता है। असेस द क्रिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया, यानी कि स्टूडेंट जो है वो समझ रहा है, सब चीज़ें देख रहा है और क्राइटेरिया के मुताबिक जवाब दे रहा है। सैम्पल वर्ब इसमें क्या है, जज है, रिकमेंड है, जस्टिफाई, यानी कि जस्टिफाई के इस पर कोई क्वेश्चन मैंने अभी नहीं बनाया, लेकिन हो सकता है कि जस्टिफाई योर आंसर, कोई आपने साइंटिफिक रीज़न पूछा और आखिर में जस्टिफाई योर आंसर, ठीक, तो वहाँ पे जो है ये इस किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका लास्ट, यानी कि ये भी हायर एबिलिटी में, हायर ऑर्डर में आता है कि द स्टूडेंट ओरिजिनेट्स एंड कंबाइन आइडियाज into a product, plan or proposal that is new to him or her। और ये क्रिएटिंग है, यानी कि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आ गया जो स्टूडेंट ने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। यानी कि अब देखें, अब सिलेबस से हटके आ गया, यानी कि थोड़ा सा सिलेबस का मतलब बुक से हटके आ गया। सिलेबस में तो है, करिकुलम में भी है, लेकिन बुक में इसका आंसर मौजूद नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन अब कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ आ सकते हैं, ठीक। ये आपको मॉडल पेपर से पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वाई अ करंट, इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, वाई अ करंट कैरिंग वायर जनरेट्स ओनली अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होती, ये एक क्वेश्चन है। अब मैं तो इसका आंसर बता सकता हूँ कि क्योंकि करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ज़ीरो होती है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो चार्ज मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहरहाल उनकी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी कोशिश है कि आपको पता चले कि बेसिकली क्वेश्चंस किस तरह बन सकते हैं। और मैंने अभी आपको कहा कि बेसिकली सिर्फ 4 किस्म के क्वेश्चन हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड हायर ऑर्डर, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं अभी तक मौजूद नहीं थे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, सही है, तो आप ना सिर्फ इसको लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जैसे जैसे हमें अपडेट्स मिलती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आगे के तैयारी के रिलेटेड भी कुछ वीडियोस बनाएंगे जो यकीनन आपके और के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी।
तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमारा मकसद है कि स्टूडेंट्स को पहले से रहनुमाई मिल जाए कि वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अभी तक इसमें कंफ्यूज हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल जैसे जैसे मॉडल पेपर्स आएंगे हम उस पर भी प्रोग्राम्स करेंगे। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।